उत्तर प्रदेश में पहले चरण के प्रचार का शोर खत्म हो गया है। पहले चरण में पश्चिमी यूपी की 58 सीटों पर मतदान होने हैं। 10 फरवरी को 11 जिलों की 58 सीटों पर मतदान होंगे। 58 विधानसभा सीटों पर 623 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। मथुरा और मुजफ्फरनगर की 2 सीटें ऐसी हैं जहां से सबसे ज्यादा 15-15 प्रत्याशी मैदान में हैं। पहले चरण में मैदान में उतरे 46% उम्मीदवार करोड़पति हैं। प्रत्याशियों की औसतन आय 3 करोड़ 72 लाख रुपए है। 156 प्रत्याशियों पर आपराधिक मामले चल रहे हैं। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में अपना 16 पेज का संकल्प पत्र 2022 जारी कर दिया। इस संकल्प पत्र में कुल 130 वादे किए गए हैं। वहीं समाजवादी पार्टी ने अपने घोषणा पत्र के साथ 22 के लिए 22 संकल्प भी जारी किए हैं। बीजेपी के संकल्प पत्र में कांग्रेस के वादे की तरह स्कूटी स्कीम को लेकर समाजवादी पार्टी की तरह किसानों को मुफ्त बिजली का वादा तक शामिल है। बीजेपी के घोषणा पत्र में कहा गया है कि किसानों को गन्ने का भुगतान 14 दिनों में होगा। समाजवादी पार्टी के घोषणा पत्र में कहा गया है कि किसानों को गन्ने का भुगतान 15 दिनों में होगा। बीजेपी ने कहा है कि किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली दी जाएगी। वहीं अखिलेश ने कहा है कि 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त दी जाएगी। बीजेपी ने कहा है कि एमएसपी पर गेहूं चावल की खरीद को और मजबूत किया जाएगा, तो अखिलेश ने कहा कि सभी फसलों की खरीद एमएसपी पर होगी। बीजेपी ने कहा कि नई और पुरानी चीनी मिलों पर 5000 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा, तो अखिलेश ने कहा कि सीमांत किसानों को 2 बोरी डीएपी 5 बोरी यूरिया फ्री मिलेगी। सभी किसानों को 2025 तक कर्ज मुक्त करेंगे। इसके अलावा अखिलेश ने कहा कि आंदोलन में शहीद हुए किसानों के परिवारों को 25 लाख रुपए की मदद दी जाएगी। समाजवादी पार्टी और बीजेपी दोनों की ओर से महिलाओं को लेकर भी बहुत सारे वादे किए गए हैं। बीजेपी ने कन्या सुमंगला योजना में 15 की बजाय 25,000 रुपए का वादा किया, तो अखिलेश ने कहा कि कन्या विद्याधन योजना फिर से शुरू की जाएगी। बीजेपी ने कहा कि गरीब बेटियों की शादी के लिए 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। अखिलेश ने कहा कि केजी से पीजी तक बेटियों की पढ़ाई मुफ्त होगी। बीजेपी ने कहा कि उज्ज्वला योजना से जुड़ी महिलाओं को होली दिवाली पर 1-1 सिलेंडर मुफ्त दिया जाएगा, तो अखिलेश ने कहा कि महिलाओं को सरकारी नौकरी में 33% का आरक्षण मिलेगा। महिलाओं की सुरक्षा के लिए हेल्पलाइन होगी और हेट क्राइम में 0 टॉलरेंस होगा। उत्तर प्रदेश के रण में अखिलेश के समर्थन में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उतर चुकी हैं। ममता बनर्जी अखिलेश यादव के लिए प्रचार करेंगी। ममता बनर्जी ने अखिलेश यादव के साथ साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। ममता बनर्जी ने कहा कि यूपी में बीजेपी को हराओ, 2024 में वो बीजेपी को देश से हटाएंगी। उत्तराखंड का चुनावी घमासान भी भीषण हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खटीमा में वर्चुअल रैली की और बीजेपी को जिताने की अपील की। खटीमा से ही पुष्कर सिंह धामी बीजेपी के उम्मीदवार हैं। वहीं उत्तराखंड में चुनावी प्रचार करने पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गंगोली हाट में जनसभा की। यहां उन्होंने पुष्कर सिंह धामी की तुलना अल्लू अर्जुन से कर दी। उन्होंने कहा कि पुष्कर को फ्लावर समझने वाले जान ले कि ये फ्लावर भी हैं और फायर भी। आजकल एक फिल्म चल रही है, उसकी चर्चा खूब चारों तरफ हो रही है। फिल्म का नाम है पुष्पा और हमारे मुख्यमंत्री का नाम है पुष्कर। मगर यह पुष्कर सुनकर कांग्रेस के लोग समझते हैं कि यह पुष्कर तो फ्लावर है, फूल है। लेकिन मैं कांग्रेस के दोस्तों को बताना चाहता हूं, अपना पुष्कर फ्लावर भी है और अपना पुष्कर फायर भी है। यह कांग्रेस को समझना चाहिए। और हमारा पुष्कर धामी ऐसा है कि हमारा पुष्कर धामी न झुकेगा न किसी भी सूरत में रुकेगा। हमारा पुष्कर सदा आगे बढ़ता रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि विपक्षी पार्टी शहरी नक्सलियों के नियंत्रण में आ गई है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र को सबसे बड़ा खतरा परिवारवादी पार्टियों से है। उन्होंने कांग्रेस को बगैर नाम लिए सुझाव दिया कि वो अपना नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस से बदलकर फेडरेशन ऑफ कांग्रेस कर ले। प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रपति महात्मा गांधी ने देश की आजादी के बाद कांग्रेस को विलुप्त करने की बात कही थी और ऐसा हो गया होता तो दशकों तक देश को विभिन्न समस्याओं से दो चार न होना पड़ता। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस न होती तो आपातकाल का कलंक न होता। अगर कांग्रेस न होती तो दशकों तक भ्रष्टाचार को संस्थागत बनाकर नहीं रखा जाता। अगर कांग्रेस न होती तो जातिवाद और क्षेत्रवाद की खाई इतनी गहरी न होती। अगर कांग्रेस न होती तो सिखों का नरसंहार न होता। सालों बाद पंजाब आतंकवाद की आग में न जलता।
राज्यसभा में पीएम के बयानों पर राहुल गांधी ने पलटवार किया है। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री इधर उधर की बात कर रहे हैं, मगर उनके 3 सवालों का जवाब नहीं दिया। राहुल ने कहा कि मैंने सदन में 3 बातें कही थी, लेकिन प्रधानमंत्री ने किसी भी बात पर जवाब नहीं दिया। मैंने पहले कोविड को लेकर भी कहा था कि कोविड से खतरा है और किसी ने मेरी बात नहीं मानी। मैंने सदन में बोला है कि पाकिस्तान और चीन से खतरा है और इसको गंभीरता से लेना चाहिए। उन्होंने अपने परनाना और देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की गलतियां गिनाए जाने पर कहा कि उन्हें किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। कर्नाटक में हिजाब को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। उडुपी से लेकर मांड्या तक के कॉलेजों में हिजाब और भगवाधारी आमने सामने हो गए तो सरकार को सख्ती दिखानी पड़ी। स्कूल कॉलेजों पर ताला जड़ दिया गया है। आज भी इस मसले पर हाईकोर्ट में सुनवाई जारी रहेगी। एक दिन पहले की इन तस्वीरों ने विवाद को और तूल दे दिया, जब एक कॉलेज में हिजाब पहने लड़की के सामने छात्र जय श्री राम के नारे लगा रहे थे और तनातनी बढ़ती जा रही थी। अकेली लड़की ने अल्लाहू अकबर का नारा लगाकर इन छात्रों को जवाब दिया। कर्नाटक में शिवमोगा के गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के बाहर पत्थरबाजी हुई। तनाव की वजह से शहर में धारा 144 लगा दी गई है और शिक्षण संस्थानों को अगले 2 दिनों तक बंद रखने का आदेश दिया है। बगलकोट में भी हिंसक प्रदर्शन देखने को मिला। हिजाब का समर्थन और विरोध करने वाले छात्रों के गुटों में झड़प जैसा नजारा देखने को मिला। कर्नाटक में हिजाब के समर्थन में चल रहे प्रदर्शनों के खिलाफ कर्नाटक में जगह जगह जवाबी प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। इस दौरान जय श्री राम वंदे मातरम के नारे लगाए जा रहे हैं। विरोध और प्रदर्शन के पीछे है हिजाब पर रोक लगाने वाला फैसला, यानी स्कूल और कॉलेज का नया ड्रेस कोड। छात्राओं की दलील है कि हिजाब पर पाबंदी कैसे लगाई जा सकती है, तो वहीं दूसरे पक्ष का कहना है कि हिजाब पहनने की इजाजत मिलेगी तो भगवा लिबास की क्यों नहीं। हिजाब को लेकर हल्ले के बीच यूपी चुनाव में भी यह मुद्दा उठने लगा है। दोनों तरफ के नेता अपनी अपनी दलीलों के साथ आमने सामने हैं। बीजेपी की सरकार कर्नाटका में गैर जरूरी के जुल्म कर रही है, संविधान के खिलाफ काम कर रही है, बल्कि संविधान की आर्टिकल 15, 19 और 21 का ग्रेव वायलेशन हो रहा है कि वहां के महिला बच्चियों को स्कूल में और कॉलेज में हिजाब पहनने से रोका जा रहा है। भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा वनडे अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। पहला वनडे जीत के बाद रोहित शर्मा की अगुवाई वाली भारतीय टीम आज नरेंद्र मोदी स्टेडियम में अपना दबदबा कायम रखते हुए दूसरा वनडे जीतकर 3 मैचों की सीरीज पर कब्जा करने की कोशिश करेगी। पहले मैच में वेस्टइंडीज को 6 विकेट से हराने के बाद टीम इंडिया के हौसले बुलंद हैं। जीत से आगाज के बाद टीम में बदलाव की कोई संभावना नजर नहीं आती, लेकिन टीम में शामिल केएल राहुल पर सबकी निगाहें होंगी, जो खेल से पहले नेट्स में पसीना बहाते हुए देखे गए।